प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए हमारी सीटेट की जो सीडीपी क्लासेस हैं कंटिन्यू हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें आज ये हमारी क्लास 4 रहेगी, ठीक है। और कल की जो क्लास नंबर 3 थी उसमें भी हमने जो पेपर आपका 7 जुलाई 2024 को हुआ था सीटेट का पेपर 1, उसको हमने सॉल्व किया था। आज के इस क्लास में पेपर 7 जुलाई 2024 का ही है, लेकिन ये सेकंड पेपर रहेगा, ठीक है। जो सेकंड पेपर है जूनियर लेवल का, उसकी सीडीपी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। आपको पता है हम एक एक क्वेश्चन को विधिवत तरीके से समझते हुए चलते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी इसकी बनी हुई है, आप उसको देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को क्या मासूम और आश्रित देखा जाता है? नहीं, बच्चों को मासूम या आश्रित या अपने ऊपर बोझ के रूप में नहीं देखा जाता, ये गलत है। आज्ञाकारी है बच्चा और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिर्फ आज्ञाकारी या केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम बालकों का समर्थन नहीं करती। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, बात तो ठीक लग रही है, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये बालक को ज्ञानवर्धक यानी कि नॉलेजेबल और मीनिंग मेकर मानती है, अर्थ की रचना करने वाले मानती है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या है कि बालक जो है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि बालक एक्टिव क्रिएटर है। बालक क्या है? बालक जो है वह एक्टिव क्रिएटर है, बालक सक्रिय रचनाकार होते हैं। जो बालक है वो अपने अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक्सप्लोर करके, है ना, जिसको हम कहते हैं खोज करके और लोगों से बातचीत करके, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा जो है नए अर्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों को यहाँ पे नॉलेजेबल और मीनिंग मेकर कहा गया है कि बच्चे अपने पुराने अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है वह राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी तब होती है जब हम बच्चों को, ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो हम बच्चों को फीडबैक देते हैं, जब हम बच्चों को फीडबैक देते हैं तो वो फीडबैक सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होता है? फीडबैक सबसे ज़्यादा प्रभावी तब होता है जब क्लास चल रही हो, सीखने की गतिविधि चल रही हो, क्लास चल रही हो, एक्टिविटी हो रही हो, लर्निंग एक्टिविटी हो रही हो। उस समय यदि हम बच्चों को फीडबैक देते हैं कि देखो तुमने यहाँ पे मिस्टेक की है, तो बच्चा उसको तुरंत सुधार लेगा। और पश्चात यानी कि बाद में भी बच्चों को फीडबैक मिलता रहे तो बच्चा अपनी गलती को सुधार लेगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहला कहता है कि यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। तुलनात्मक श्रेणी से क्या होता है कि बच्चों में कंपटीशन बढ़ जाता है, उनको सीखने में मदद नहीं मिलती, इसलिए ये कट जाएगा। ये कह रहा है कि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा। ये बच्चे के अंदर निगेटिविटी डालता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। देखिए लास्ट में, अगर हम बिल्कुल लास्ट में फीडबैक देंगे तो इससे बच्चे को समय रहते सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि परीक्षा हो गई, पूरा वर्ष निपट गया, वो क्या ही उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि जो सबसे बढ़िया फीडबैक है, अधिक प्रभावी फीडबैक वो होता है जो गतिविधि के दौरान हो, ठीक है। मान लीजिए टीचर ने बच्चे से कहा कि जैसे 45 है डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब इसके बराबर क्या आएगा? मान लीजिए यहाँ बच्चे ने बाई मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे 5 आएगा। आना कितना चाहिए? 45 डिवाइड बाई 5 है तो कितना होना चाहिए? 9 आना चाहिए। बच्चे ने मान लीजिए बाई मिस्टेक 5 लिख दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे टीचर ने सिर्फ ये कह दिया कि देखो जो तुमने 5 लिखा है ना ये गलत है, ठीक है, तुम्हें 0 नंबर मिलते हैं, कोई नंबर नहीं मिलेगा तुमको, तो अगर टीचर सिर्फ इतना कर देगा ना तो यहाँ बच्चा ये नहीं समझ पाया कि गलती कहाँ हुई, कैसे उसे सुधारना है। इसका नतीजा क्या होगा कि सीखने में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे प्रभावी फीडबैक का मतलब ये होता है, वही क्वेश्चन पर अगर टीचर ने 45 डिवाइड बाई 5 लिखा और यहाँ पे बच्चे ने मान लीजिए आंसर में उसके 5 लिख दिया और टीचर कह रहा है कि देखिए तुमने प्रयास तो अच्छा किया है, तुमने यहाँ पे जो डिवाइड का जो रूल है उसको पूरी तरह लागू नहीं किया।
अगर हम 45 को 5 में बांटते हैं, 45 को 5 से बांटते हैं तो 5 गुणे 9 बराबर 45 होता है, इसलिए सही उत्तर इसका 9 होगा। यदि टीचर इस तरीके से समझा रहा है तो यहाँ बच्चे ने क्या किया, अपनी गलती को पहचाना कि मैंने क्या गलती की, उसने सही तरीका सीखा है, अगली बार गलती दोहराने से वो बच पाएगा। ये होता है प्रभावी फीडबैक। क्या होता है? ये होता है प्रभावी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है किशोरावस्था के दौरान, जब बच्चे एडोलसेंस में होते हैं, जब बच्चे 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होते हैं, जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जब बच्चे 12 से 18 साल की उम्र में होते हैं तो उन पर जो है कि थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है कि अगर पुरुष है तो पुरुषत्व की, यानी कि वो पुरुषत्व दिखाए, स्त्री है तो स्त्रीत्व की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, इसका प्रेशर बढ़ जाता है। बात तो ठीक है। कैसे? जैसे लड़कों से क्या होता है, लड़कों से अपेक्षाएं की जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि देखो लड़के रोते नहीं हैं, तुम अब सियाने हो गए हो, तुम्हें छोटी छोटी हरकत मत किया करो लड़कियों वाली, तुम रोया मत करो, ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं। मतलब भावनाएं उसको अपनी दबानी होंगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना होगा। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, खेल कूद, ताकत और जो कंपटीशन है उनमें आगे रहने का दबाव दिया जाता है लड़कों को। लड़कियों को नहीं कुछ कहा जाता, घर में लड़का भी लड़की भी है, लेकिन लड़के को कहा जाता है देखो तुम कुछ नहीं करते, कल लड़की को कहते हैं कि इसकी शादी कर देंगे तो बेचारी अपने घर चली जाएगी, और लड़कों से कहा जाता है तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कॉम्पिटिशन में रहना है। ठीक है, और अगर खेलकूद की बात करें तो लड़कों को कहा जाता है तुम क्रिकेट खेलो, लड़कियों को कहते हैं तुम रस्सी कूद वगैरह खेलो, इस तरीके से। ठीक है, अगर इसमें लड़का कह दे कि मुझे डांस क्लास जाना है, मुझे डांस सीखना है, ठीक है, या कह दे कि मुझे कुकिंग करनी है, क्या कह दे कि अगर मुझे कुकिंग करना चाहता है, तो अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है, यार क्या यार लड़कियों वाले काम करोगे, तुम डांस सीखोगे, गधे क्रिकेट सीखो, है ना, तुम्हें क्रिकेट सीखना है, तुम्हें कबड्डी सीखना है, तुम्हें ये इस तरीके का काम करना है। ठीक है, अरे ये तो लड़कियों के काम है, डांसिंग कुकिंग, ये तो लड़कियों के काम है, ये काम तुम करोगे तो ठीक है। और वहीं पर लड़कियों से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, यहाँ पे स्त्रीत्व यानी कि लड़कियों से अपेक्षाएं की जाती हैं, उनसे कहा जाता है देखो तुम घर के काम काज सीखो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम अभी खाना नहीं बना पाती हो, ठीक से चाय नहीं बना पाती हो, तुम दूसरे घर जाओगी वहाँ हमारी बेइज्जती कराओगी। तो उन्हें एक सलीके में रहने के लिए कहा जाता है लड़कियां थोड़ा स्लो बोलती हैं या आवाज़ उनकी तेज़ नहीं होनी चाहिए, तुम आगे जाओगी तेज़ बोलोगी हमारी बेइज्जती कराओगी, ये लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर लड़की कहे कि मुझे क्रिकेट खेलना है, या वो साइंस की पढ़ाई करना चाहती है, वो इंजीनियरिंग करना चाहती है, तो उनसे क्या कहा जाता है, ये लड़कों के काम हैं, ये सारे लड़कों के क्षेत्र हैं, ये लड़कों के काम हैं, ये लड़कियां नहीं करती हैं। इस तरीके से उनसे कहा जाता है जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए प्रेशर बढ़ जाता है। आई बात समझ में? बहुत लंबा खींच दिया। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, ये बात गलत है। ये जो जेंडर और जेंडर भूमिकाएं हैं ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज निर्धारित करता है। ये कौन तय करता है? ये समाज निर्धारित करता है कि लड़कियों के ये काम है, लड़कों के ये काम है। हाँ, यदि यहीं पे ऊपर सेक्स लिखा होता, मैंने कल आपको समझाया था कल की वीडियो में, सेक्स जो है ये जैविक संरचना है, सेक्स जैविक संरचना है, वहीं पर जेंडर सामाजिक संरचना है जिसको समाज निर्धारित करता है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बड़ा क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके अंदर सिंगिंग उसको बहुत बढ़िया आती है। ठीक है, उसके पेरेंट्स दोनों ही निपुण गायक हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत बढ़िया सिंगर हैं दोनों, और उनकी जो बेटी है 12 वर्ष की वो भी बढ़िया गा लेती है। अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। ठीक है, कि लड़की हमारी बढ़िया गा लेती है, इसको थोड़ी क्लासेस वगैरह करवा दी जाएं, ऐसे एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाए जहां इसकी जो सिंगिंग है और बेहतर हो जाए। ठीक है, तो सुनीता की ये जो क्षमता है ये संभावित रूप से
किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? सिंपल सा उदाहरण है, ये तो आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम है। आनुवंशिकता का मतलब उसको सिंगिंग की कला मिली उसके पेरेंट्स से, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे गायक हैं, तो ये कला मिली उसको अपने पेरेंट्स से। अब उसके पेरेंट्स उसको भेज रहे हैं प्रशिक्षण कक्षा में, यानी कि उस प्रकार का एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, तो वो और बेहतर हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण का, वातावरण का योगदान है। ऑप्शन 3 जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, कहता है कि संवेदनशील अवधि वो समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए ये कह रहा है कि संवेदनशील अवधि का मतलब होता है जो एक सेंसिटिव पीरियड होता है, जैसे कि भाषा सीखने की अगर हम बात करें, लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम बात करें, तो 0 से 6 साल का जो समय होता है ये बच्चों को भाषा सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बच्चा भाषा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अगर इस टाइम पे बच्चे को उस प्रकार का एटमॉस्फेयर ना मिले, वो भाषा उसको सुनने को ना मिले, बोलने को ना मिले, तो बाद में उसे वही लैंग्वेज सीखने में कठिनाई होगी। छोटे बच्चे बहुत आसानी से 2-3 भाषाएं एक साथ सीख लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसको इस टाइम पे उस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं मिला, भाषा बोलने को नहीं मिली, सुनने को नहीं मिली, तो उसका बाद में डेवलपमेंट तो होगा लेकिन उस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके का होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो संवेदनशील अवधि है, एक सेंसिटिव पीरियड होता है हर एक काम का, ये वो समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि वो एटमॉस्फेयर में उसको वो लैंग्वेज, वो शब्द, वो चीजें नहीं मिली तो वो नहीं सीख पाएगा। जैसे अगर हम चलने की बात करें, अगर हम वॉकिंग की बात करें, तो एक बालक है मान लीजिए, लगभग 1 वर्ष में चलना सीख जाता है, और यही उसका सेंसिटिव पीरियड होता है कि वो 1 साल में चलना सीख रहा है। अब भैया उस बच्चे को उस प्रकार का एटमॉस्फेयर ना मिले, उसको कोई पकड़ के खड़ा ना करे, चलाए ना, सिखाए ना, तो क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। बाद में सीखेगा तो उतना बेहतर तरीके से नहीं सीखेगा, टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है। बच्चे को अगर रोज एक्सरसाइज ना करवाई जाए तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम इसकी सेंसिटिव पीरियड की एक और बात करें, मान लीजिए सोशल इंटरेक्शन करता है बच्चा, समाज के साथ व्यवहार करता है, तो 2 से 6 साल का जो समय होता है, इसको कहा गया है कि ये सोशल इंटरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। अब 2 से 6 साल की उम्र में बच्चा अगर दूसरों से बातचीत ना करे, दूसरे लोगों के साथ खेले ना, अपने सोशल सर्कल ना बनाए, सोशल फ्रेंड्स ना बनाए, ठीक है, तो फिर बाद में उसको समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बड़ा दिक्कत होगी, है ना। वो अपने आप को बड़ा कमजोर अंदर से महसूस कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ महसूस होगा उसको, क्योंकि वो पहले लोगों के साथ उस तरीके का इंटरेक्शन कर ही नहीं पाया है, ठीक है। तो ये सेंसिटिव पीरियड होता है सोशल इंटरेक्शन के लिए 2 से 6 साल का। तो यदि इस समय पर चीजें नहीं मिली तो काम खराब हो जाता है। इसलिए पर्यावरणीय कारक बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि उसको उस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए बच्चे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को डेवलप करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन आप समझते हैं, जिसमें बच्चा, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें बच्चा गहराई से सोचे, तर्क करे, कंपैरिजन करे, एक सही निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसमें बच्चा विश्लेषण, संश्लेषण, इवैल्यूएशन, हर चीज को अपनाए, वो होता है समालोचनात्मक चिंतन। तो ये कहां पे बढ़ेगा? केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, नहीं, ये तो फैक्ट बेस्ड हो गया ना। ये बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करेगा, इसमें बच्चे को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है ना, सिंपल सा आंसर दे देगा। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज हम बच्चे को कभी नहीं करेंगे। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। ये बात सही है कि बच्चा जो है व्याख्या करे, एक निष्कर्ष पर पहुंचे, गहराई से सोचे, तर्क लगाए, ये सब चीजें होनी चाहिए। इससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ऐसे सवालों से बचना चाहिए, बचेंगे तो कभी नहीं। जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो, नहीं, हम विवेचन करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है, लेकिन यहाँ पे इनसे हम बचना चाहिए, ये गलत है, इसलिए गलत हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम बच्चों को ऐसे सवाल दें जिनमें बच्चा निष्कर्ष निकाले, व्याख्याएं जिसमें शामिल हों, जिसमें बच्चा गहराई से सोचे, तर्क करे, कंपैरिजन करे, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है, एक शिक्षिका खुद से कहती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूं
जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? देखिए, समझिए, इस क्वेश्चन में टीचर कह रही है कि वो चाहती है कि जो छात्र हैं वो एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं उनको वर्गीकृत करें और उनके वर्गीकरण का जो ढांचा है, स्कीम्स की बात कर रही है, स्कीमों की बात कर रही है, उसका वो विश्लेषण करें। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको वर्गीकृत करना है और फिर उनके वर्गीकरण का एक स्कीम तैयार करनी है, उसका विश्लेषण करना है। ये क्षमता सीधे तौर पर किससे जुड़ी है? प्रकृति से जुड़ी है। पर्यावरण का मतलब यहाँ पे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है, ठीक है। और आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि जो हमारे पर्यावरण की वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, फूल, है ना, और नदी, झरने, तालाब, ये जितने भी हमारे पर्यावरण की वस्तुएं हैं, बच्चा इनको पहचाने, इनका वर्गीकरण करे, उनके बीच जो रिलेशन है बच्चा उसको समझे। ये यहाँ पे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा बच्चा नेचर से जुड़ी चीज़ों को जल्दी पहचानता है जिनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को जल्दी पहचानता है, उनके बीच रिलेशन बढ़िया बना लेगा या मतलब खोज लेगा, ठीक है। उनका वर्गीकरण अच्छे से कर देगा, उनके बीच समानताएं क्या हैं, उनके बीच भिन्नताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा खोज लेगा यदि उसके अंदर, जिसके अंदर प्राकृतिक बुद्धिमत्ता ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भाषाई बुद्धिमत्ता, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? देखिए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिन लोगों के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है वो भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं, शब्दों के साथ खेल जाते हैं। जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास, उनकी भाषा देखिए, उनकी शब्द देखिए, कैसे शब्दों से खेल जाते हैं, शब्दों का प्रयोग करने का तरीका देखिए, है ना। जिनके अंदर भाषाई बुद्धिमत्ता होती है वो जैसे कविता लिखने वाले हो गए, कहानी बनाने वाले हो गए, स्क्रिप्ट राइटर हो गए, भाषण देना, है ना, नेता लोग हो गए, जैसी जनता वैसा भाषण दे रहे हैं, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसके अंदर होती है, ये दूसरे की भावनाओं को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, इनके अंदर टीम वर्क करने की क्षमता होती है और लीडरशिप करने की भी क्षमता होती है, ठीक है। और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता तो आप समझ गए, शारीरिक गतिसंवेदी बुद्धिमत्ता यानी कि बॉडीली कांस्थेटिक इंटेलिजेंस, तो जिनके अंदर ये जैसे खिलाड़ी हो गए, है ना, क्रिकेट में देखो कैसे जो फील्डिंग कर रहे होते हैं कैसे कूद करके कैच पकड़ लेते हैं, कैसे भाग करके कैसे गिर जाता है। अगर हम लोग वैसे गिर जाएं तो हम लोग बिखर जाएं, लेकिन उनके कहीं चोट तक नहीं आती है ना। तो वो उनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल बहुत अच्छा है ना। डांसिंग में भी ये जिसके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मूव कर लेता है। जो डांसर होते हैं उनके अंदर ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है ना। जो एक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी ये बुद्धिमत्ता पाई जाती है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के साथ चले जाएं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रकृति की। अगला प्रश्न लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? देखिए, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए, कहता है कि क्या करना है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से। महारत हासिल का मतलब किसी सब्जेक्ट में बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि नंबर अच्छे लाना है, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसका आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसके अंदर से मन करता है उसको पढ़ने का। जैसे आप सीडीपी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आप 30 में 30 लाएं, आप सीडीपी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप सीडीपी पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, आप इसमें बहुत अच्छे से इसका नॉलेज आपको हो जाए, है ना, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नहीं, ये स्थिर दृष्टिकोण ये कहता है कि जो जितनी योग्यता आपके अंदर है वो उतनी ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये गलत है, जबकि योग्यता को हम प्रयास से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्थिर दृष्टिकोण की वजह से ऑप्शन कट जाएगा। ये कह रहा है यह अक्सर योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। बात बिल्कुल ठीक है कि जो महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से क्या होता है, छात्र की जो अभिप्रेरणा और योग्यता है वो बढ़ जाती है। जब बच्चे के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, बच्चे के अंदर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, तभी वो
उसमें महारत हासिल करने के लिए पढ़ रहा है, उसके अंदर से उसकी इच्छा है, उसका मन है, ठीक है। कह रहा है यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण, ये भी निगेटिव है। बाहरी अभिप्रेरणा वाला बच्चा महारत हासिल करने के लिए नहीं पढ़ेगा, ये भी गलत है कि महारत हासिल यानी कि सिर्फ नंबर अच्छे आ जाएं या हमें कोई इनाम मिलेगा हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, ये भी गलत है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा को दर्शाता नहीं, बाहरी प्रेरणा इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बेस्ट ऑप्शन यह है कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी का मतलब ये होता है कि योग्यता बढ़ सकती है, योग्यता स्थिर नहीं है, योग्यता स्थिर नहीं है। इंक्रीमेंटल व्यू यानी कि योग्यता को प्रयास से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड राइट हो गया। इसमें बालक की आंतरिक प्रेरणा होती है चीजों को सीखने की। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रमा एक टीचर है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत अब आपको पता होगा, थ्योरी पता होगी तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, जो कहते हैं कि समाज और संस्कृति से बच्चा बेहतर सीखता है। रमा एक टीचर है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है कि सब लोग देखो 4 लोग इस ग्रुप में बैठेंगे, 5 लोग इस ग्रुप में बैठेंगे, 4 लोग इस ग्रुप में रहेंगे, 6 लोग इस ग्रुप में रहेंगे, सबको ग्रुप में बांट देती है, ठीक है। समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। काम के दौरान एक छात्र एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए बेचारा संघर्ष कर रहा है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं रहा है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, वो कैसे बच्चे की मदद करेगी। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके, नहीं तो सबके सब रुके पड़े हैं, फटाक से इसको आंसर दे दो और बच्चा आगे बढ़ जाए, नहीं ये गलत तरीका है, वाइगोत्स्की ये नहीं कहते। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें कि देखो तुम खुद हल करो, ये बात वाइगोत्स्की नहीं कहते। इससे तो बच्चा उसमें अटका ही रहेगा। कह तो रहा है कि बच्चा संघर्ष कर रहा है, बेचारा कितनी देर संघर्ष करेगा, छोड़ देगा क्वेश्चन को, है ना। छात्र को एक अलग काम सौंप दें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। तो फिर ये जो टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा ये फिर कब समझ में आएगा, अगर आप ये छोड़ देंगे तो ये भी गलत है। छात्र के साथ समस्या पर काम करें, वेरी गुड पॉइंट आ गया हमारे काम का। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन, क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग यानी कि बच्चे को टेम्पररी हेल्प दो, जितनी जरूरत है उतना बच्चे का मार्गदर्शन करो और फिर उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करें। क्या करें, फिर उन्हें आप फीडबैक दें, ठीक है, फीडबैक बच्चे को दो। कहने का मतलब है वाइगोत्स्की कहते हैं यदि कोई बच्चा काम में अटक रहा है, फंस रहा है, संघर्ष कर रहा है किसी टॉपिक को समझने में, तो टीचर को आवश्यकता के हिसाब से उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, जो कुछ समय के लिए जो टेम्पररी हेल्प होती है, ताकि बच्चा उस चीज को समझ ले, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि टीचर्स को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लिखी है कि टीचर जो है बच्चों के बीच बहस, कोई भी टॉपिक दे दिया उस पर बहस हो रही है तो बच्चे एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, जानेंगे, है ना, और अपने विचार रखेंगे, चर्चा करेंगे टॉपिक को लेकर के, एक दूसरे का सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ज्ञान उत्पादन एक क्या है, निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल गलत है कि जो सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता, अरे हम समूह में तो और बेहतर सीखते हैं, जो चीज़ हमको नहीं आती पड़ोसी को आती है, जो पड़ोसी को नहीं आती वो हमको आती है, तो इससे हम लोग बेहतर सीखते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाधा तो नहीं पहुँचा रहा, ए सही है, आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कहता है। 11 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। देखिए, भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन है और स्थिरता आती है वो किस विकास में शामिल है। क्या ये व्यक्तित्व विकास है, भावनात्मक विकास है, मनोसामाजिक है, संज्ञानात्मक है। देखिए जो व्यक्तित्व विकास है प्यारे दोस्तों, व्यक्तित्व विकास में सिर्फ व्यक्तित्व के गुणों की बात होती है, इसमें भावनाएं और सामाजिक संबंध शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये कट जाएगा।
ठीक है, इसमें सिर्फ व्यक्तित्व की बात होती है। भावनात्मक विकास जो है, भावनात्मक विकास में सिर्फ इमोशंस की बात होती है, इमोशंस के बदलाव, उनकी स्थिरता को बताता है, ये भी कट जाएगा। मनोसामाजिक विकास, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कैसे सही है इसको समझ लेते हैं। अच्छा, पहले ये देखो, संज्ञानात्मक विकास जो है ये भी गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ सोचने, समझने, तर्क करने का और ये लर्निंग से जुड़ा हुआ है। इसमें भी भावनाएं, व्यक्तित्व और जो सामाजिक संबंध हैं वो इसमें भी इंक्लूड नहीं है। सब कुछ इंक्लूड है मनोसामाजिक विकास में, जिसको हम कहते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट, इसको समझिए, साइको सोशल डेवलपमेंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइको सोशल डेवलपमेंट बना है मिलकर के दो शब्दों से, साइको सोशल, PSYCHO, साइको प्लस सोशल, साइको प्लस सोशल। यहाँ पे साइको का मतलब है हमारा मन, साइको का मतलब हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा व्यक्तित्व, ये सब आ जाता है साइको में। हमारा मन, हमारी भावनाएं, व्यक्तित्व, ये सब आ जाता है साइको में। ठीक है, और सोशल का मतलब सामाजिक संबंध। तो ये जो साइको सोशल है, जो मनोसामाजिक विकास है, ये उस डेवलपमेंट को प्रेजेंट करता है जिसमें व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, इमोशंस, पर्सनैलिटी, सोशल रिलेशनशिप, ये उसको दिखा रहा है। ठीक है, इसमें समय के साथ बदलाव भी होता है और स्थिरता भी आती है। आपको बताते चले, जो इरिक इरिक्सन की थ्योरी है, इरिक इरिक्सन की जो थ्योरी है, साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है और ये इसी को समझा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आप समझ के प्रश्न को। 3 नंबर पॉइंट इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। छात्रों के क्या है कि विविध समूहों को पूरा करने के लिए जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के समूह या अलग अलग ग्रुप से आए हैं बच्चे, अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सुविचारित, इंटेंशनल का मतलब ये होता है कि टीचर को एक सोची समझी रणनीति या यूँ कहें कि एक योजनाबद्ध रणनीति से पढ़ाना चाहिए, ताकि सभी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, सभ्यता, संस्कृति के बच्चे हों, उनकी क्या है, उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो टीचर यहाँ पे एक सोची समझी रणनीति को अपनाए। ठीक है, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि ये हमारे समाज की बात नहीं हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है, हमारे विचारों को सम्मान नहीं मिल रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है तो इंटेंशनल, इरादे के साथ। ठीक है, एडॉप्टिव, अनुकूलित यहाँ पे क्या है कि जो भी टीचिंग स्टाइल हम अपनाएं, जो टीचिंग मेथड अपनाएं, वो लचीला होना चाहिए। ताकि देखिए, छात्रों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, अलग अलग छात्र की अलग अलग ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ाएं। ठीक है, और जो भी हमारा टीचिंग स्टाइल है वो उनकी संस्कृति के अनुसार हम उसको ढाल पाएँ, ये भी सही है। ठीक है, विभेदित का मतलब क्या होता है, जिसको हम डिफ्रेंशिएटेड कहते हैं। भाई, छात्रों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उनकी रुचि अलग अलग होती है, बच्चे अपनी अपनी संस्कृति के अपने अनुभव लेकर के आते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके अलग अलग तरीके से हमें टीचिंग करनी है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब है मानकीकृत, ये गलत है इसमें। देखिए, मानकीकृत मैंने 50 बार बताया कि आप सभी पर एक जैसा ही स्टैंडर्डाइज्ड, ये नेगेटिव वर्ड है, इससे हमेशा बचना, कि आप सबके लिए एक ही प्रकार की टीचिंग मेथड अपना रहे हैं, सबके लिए एक जैसा सिलेबस या टीचिंग मेथड या एक सेम तरीका सबके लिए अपना रहे हैं, तो ये विविधता को नज़रअंदाज कर देगा ना, क्योंकि आप सबके लिए एक ही तरीका अपना रहे हैं, एक ही टीचिंग स्टाइल है, एक ही सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम अपना रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे बच्चों की जो है जरूरत को, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना है। सुविचारित, अनुकूलित, विविधित, 3 ऑप्शन राइट हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3 राइट हो जाएगा। अब इन जो शब्द हैं, यदि आपको इनका अर्थ नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। हम आपको इसीलिए बहुत डिटेल में समझाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, आप उसको लगातार देखते रहिए। अगला प्रश्न कहता है कि स्कूलों को, देखिएगा, कहता है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर काम करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो टीचर है, देखिए पहली बात तो कि उस ढांचे के भीतर काम करना चाहिए, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर स्कूल एक निश्चित ढांचे के अंदर ही काम करेगा, पहले से तय जो प्रोसेस है, जो पहले से
तय प्रक्रिया है, यदि उसके भीतर ही काम करेगा, यह ना, या जो नियम कानून पहले से तय हैं उसमें काम करेगा, तो इससे बालक कुछ नया नहीं सीख पाएगा। यहाँ पे कह रहा है ना, उस ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। आप एक फिक्स्ड कैरिकुलम के तहत काम कर रहे हो, एक जो फ्रेमवर्क है उसी के अंदर काम कर रहे हो, इससे बच्चा कुछ नया नहीं सीख पाएगा, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बालक की जो परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड हो जाएगी, इसलिए गलत है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, ये भी गलत है, क्योंकि सीखना तो जन्मजात प्रकृति होती है। भाई लर्निंग को जो ये कह रहा है, लर्निंग सीखना पक्के तौर पर जो कह रहा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो लर्निंग है वो कुछ चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप चलती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह लर्निंग स्टेप बाय स्टेप ही हो, ठीक है। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार पर काफ़ी बात की है। ये कहते हैं, आज इनके बारे में थोड़ा आपको पढ़ा देते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार पर बात की। इन्होंने भाषा को एक उपकरण के तौर पर, लैंग्वेज एज अ टूल माना है। इनके अनुसार संज्ञान बनाने में, कॉग्निशन यानी कि हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच समझ, उसको बनाने में भाषा जो है वो एक उपकरण, लैंग्वेज एज अ टूल काम करती है, ठीक है, जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। हमारे अंदर भाषा होती है ना, तभी हम विचारों को प्रकट कर पाते हैं, प्रश्न पूछ पाते हैं, चीज़ों को श्रेणीबद्ध कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में सोच पाते हैं। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज के बिना हम जो है कॉन्सेप्ट के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। हम किसी भी समस्या समाधान के दौरान शब्दों, चित्रों और वाक्यों के माध्यम से ही अपनी समझ बना पाते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, ठीक है। प्याजे ने माना कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के औजार के रूप में देखा है, जिसका प्रयोग बालक के आरंभिक बाल्यकाल से ही अपने कार्यों को नियोजन और समस्या समाधान के लिए काम करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। प्याजे कहते हैं नहीं, पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। अब दोनों के बीच क्या संबंध है। भाषा विचार को आकार नहीं देती, गलत है। विचार भाषा को आकार देते हैं, विचार भाषा को आकार देते नहीं। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आएगी फिर विचार आएंगे। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, गलत है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं, बात सही है। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड, क्या हैं, हमारी भाषा और विचार क्या हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में गुथे हुए हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 4th वन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। देखिएगा, कहता है कि पहला है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन यानी कि विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, गलत है, क्योंकि जो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें विद्यार्थी की जो परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन किसी पहले से जो निर्धारित जो मानदंड है, जो मानक हैं, जो लक्ष्य है, उनसे की जाती है, बालकों से नहीं। ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, ये बात सही है। मानक संदर्भित मूल्यांकन में जैसे एक बालक, उसके जो परफॉर्मेंस है अब दूसरे विद्यार्थियों से उसके तुलना की जाएगी, ठीक है। जो उसके साथी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही उससे तुलना की जाती है, ये बात ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, तो उसका उद्देश्य ये समझना होता है कि छात्र जो है वो लर्निंग प्रोसेस में किस स्टेज पर है, कहाँ खड़ा है और आगे कैसे उसमें सुधार हो सकता है, ठीक है। और ये जो मूल्यांकन है ये चैप्टर पढ़ाते समय बीच बीच में भी होता है, इसलिए ये कह रहा है कि निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या करते हैं, ये गलत है स्टेटमेंट। अगला है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन की बात करें, समेटिव असेसमेंट की बात करें, तो ये इसका उद्देश्य है कि जब सत्र का अंत हो जाता है, लास्ट में, पूरे साल के लास्ट में, सत्र के अंत में विद्यार्थी की टोटल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना होता है, आमतौर पर ग्रेड प्रदान करने के लिए, ठीक है। ये वहाँ पे किया जाता है, इसमें बाकी ये गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सेकंड नंबर के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को, ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा, कौन सी चीज़ बाधा डाल रही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिरूप व्याख्यान प्रतिलेखन,
देखिए उनको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन लेक्चर के माध्यम से वो सुन रहे हैं, ये उनके लिए बाधा नहीं है, ये उनके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स ये उनके किसी काम के नहीं, ये उनके लिए बाधा है। ये क्या है? ये बाधा है कि आप प्रिंटेड टेक्स्ट बुक उनको देख रहे हो, बेचारों को दिखता तो है नहीं, क्या वो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक आपकी किताब क्या पढ़ेंगे, आपके नोट्स क्या पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं बनता, ये इनके लिए बाधा है। उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, जो रेज लाइन ड्राइंग्स होती हैं जिनमें उभरे हुए डॉट्स वगैरह होते हैं, मानचित्र होते हैं, उनको बच्चा टच करके फील करके पढ़ लेता है, ये उनके लिए पॉजिटिव है। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, स्पर्शनीय जिसको बालक टैक्टाइल मोड्स, जिसको बालक स्पर्श कर पाए, टच करके फील कर पाए, समझ पाए, ये उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बाधा डालेंगे ये सब चीज़ें, मुद्रित पाठ्यपुस्तक के नोट्स बच्चों के लिए बाधा बनेंगे। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? आपको हमने समझाया है लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया, हिंज की स्टोरी हमने आपको खूब समझाई। ये नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? मात्रात्मक शोध कार्य विधि करते हैं, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखते हैं और अनुक्रियाओं की समालोचना करते हैं। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करते हैं? नहीं। प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल करते हैं? नहीं। सीधे सीधे बच्चों के सामने मोरल डिलेमा रखते हैं, मोरल डिलेमा। ठीक है, नैतिक दुविधाएं बच्चों के सामने रखते हैं, फिर वो देखते हैं कि बच्चा उस दुविधा को लेकर रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, फिर वो उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे बच्चों के सामने रखा कि जो दवाई है वो हिंज को चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। अब बच्चे वहाँ पे बात करते हैं कि जैसे उसके बारे में सोचते हैं अगर दवाई चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी, नहीं करता है तो उसकी वाइफ मर जाएगी। इस तरीके से मोरल डिलेमा उनके सामने रखते हैं कि अगर आपका मित्र डूब रहा है पानी में तो और वो मरने के कगार पर है, आप किनारे खड़े हैं, तो आप उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अगर बचाने जाएंगे तो हो सकता है बच भी जाए और अगर हो सकता है कि आप भी साथ में डूब जाए। अब आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशंस वो बच्चों के सामने रखते हैं, फिर बच्चों की प्रतिक्रिया देखते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है, रचनावादी शिक्षण है, ये विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर ले जाता है? अर्थहीन की ओर। ये कौन सी बात हुई? मीनिंगलेस की बात नहीं। अरे रचनावादी तो मीनिंगफुल की बात करते हैं। यंत्रवत सिर्फ रट्टा लर्निंग पर, कभी ये रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करते, रिसेप्टिव पर बात नहीं करते। ये सीधे कहते हैं कि बच्चा खोज करके सीखता है, बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो खोज करके सीखता है, डिस्कवर करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य, बच्चे को बेचारे को डिसलेक्सिया है। जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है उसको क्या होता है? डिसलेक्सिया वाले बच्चे को, जैसे वो पी को क्यू पढ़ देगा, उसको पढ़ने में समस्या होती है ना। पी को क्यू पढ़ देगा, जो सेम एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं उनमें हमेशा गलती करेगा। श को वाज पढ़ेगा, वाज को श पढ़ेगा, तो ये दिक्कतें वो करता रहता है। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं, हम ये ठीक कर सकते हैं। कैसे व्यवस्थित? व्यवस्थित का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे पहले हम बच्चों को जो सरल सरल ध्वनियाँ हैं वो सिखाएं, है ना। फिर जैसे हमने का, खा, गा ये सब सिखा रहे हैं बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ, अच्छे साउंड के साथ, है ना। फिर हम उनको कावला कल सिखा रहे हैं, फावला फल सिखा रहे हैं, फिर इन्हीं से हम वाक्य बना करके सिखा रहे हैं। इस तरीके के बच्चों को सिखा रहे हैं। ये एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें हम आसान से कठिन की तरफ चलते हैं। इसके माध्यम से, इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों की ये समस्या दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है। क्या बताता है? जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है? व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। ये तो बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत है, ठीक है, ये जीन पियाजे का नहीं है। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रख कर के तैयार किया जाना चाहिए। इसकी बात जीन पियाजे करते हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बच्चों की बताई हैं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि बच्चों के लिए आप जो पाठ्यक्रम बनाओ वो उनकी आयु और समूह और चरण के हिसाब से होने चाहिए। 5 साल का बच्चा है और आप उसको पढ़ाने लग जाओ न्यूटन के नियम, न्यूटन का सिद्धांत, क्या बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। वो जितनी उसकी उम्र है, जितनी उसकी योग्यता है, उसके हिसाब से उसको
पढ़ाओ, ठीक है, उसके हिसाब से उसका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों को इतना बड़ा हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकते, यही चीज़ें कह रहे हैं। तो ऑप्शन जो 3 है वो राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहता है, आप एक टीचर हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल, बहुत अच्छा प्रश्न है, परासंज्ञानात्मक यानी कि ये बात करते हैं मेटाकॉग्निटिव स्किल की। यही जब हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे थे 14 या 15 दिसंबर 2024 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, ठीक है। आप एक टीचर हैं, बच्चों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? पहले तो ये समझ लो कि ये परासंज्ञानात्मक कौशल होता क्या है। प्यारे दोस्तों, परासंज्ञानात्मक कौशल का मतलब ये होता है, ये वो मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक क्षमता होती है जो बालक को ये सोचने में सक्षम बनाती है कि वो कैसे सोच रहा है, यानी कि उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसका विश्लेषण बच्चा खुद करे, बच्चा अपने अंदर खुद झांक के देखे मैं क्या हूँ, बच्चा अपनी कमजोरी पहचाने, बच्चा अपनी ताकत पहचाने, लर्निंग के लिए अपने लिए स्ट्रेटजी वो खुद चुने कि मैं किस तरीके से बेहतर सीख सकता हूं, अपनी गलतियों को पहचाने, उनमें सुधार करे, योजनाबद्ध ढंग से वो सोचे। ये होता है परासंज्ञानात्मक कौशल। ये सब चीजें कैसे आएंगी? छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। सिर्फ नंबर दे दोगे काम हो जाएगा? ये तो नहीं लग रहा कि आप उसको सिर्फ नंबर दे दोगे और काम हो जाएगा, है ना। ये परासंज्ञानात्मक विकास में मदद नहीं करता, क्योंकि सिर्फ नंबर देना छात्रों को ये नहीं सिखाता कि उन्होंने कैसे सीखा, कहाँ गलती की, क्या सुधार कर सकते हैं, ये तो नहीं सीखा उससे वो, है ना। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। यही तो कहता है मेटाकॉग्निशन स्किल, है ना। ये सीधे सीधे परासंज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा दे रहा है। जब छात्र ये सोचता है कि उन्होंने कैसे सीखा, है ना, क्या रणनीति अपनाई और क्या बेहतर कर सकते थे, तो वे अपने सीखने के तरीकों में एक सक्रिय भागीदारी महसूस करते हैं। विद्यार्थियों को सक्रिय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। सिर्फ नोट्स दे दोगे तो वो तो बस जो आपने सामग्री दे दी वो उसी को पढ़ लेंगे, कुछ नया तो नहीं कर पाएंगे। गृह कार्य सौंपना, सिर्फ होमवर्क दे दोगे और जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, ये तो बस मेमोरी बेस्ड लर्निंग हो गई, है ना। इसमें सोचने की प्रक्रिया पर जोर ही नहीं है, इसलिए ये भी कट जाएगा। बेस्ट ऑप्शन हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। बहुत डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा समझते रहिए और हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाएं। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही? स्वलीनता आप तो आप समझ ही गए होंगे, सभी हर क्वेश्चन पेपर में स्वलीनता से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है ना। चलिए देखिए, ऑटिज्म क्या होता है? ये मान के चलिए कि अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, अगली बार से आपके 4 सीटेट हो जाएंगे, मतलब 4 लेवल पे परीक्षा होगी। इस बार अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको बस यही एक तरीका है कि सारे PYQs की जो सीरीज है बस वही अच्छे से पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, नहीं तो लटके रहोगे। स्वलीनता के बारे में क्या सही है? स्वलीनता जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म, क्या कहते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं ASD। इससे होता क्या है? इससे व्यक्ति की जो सोशल इंटरेक्शन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, समाज के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, अपने उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है ना। जो भी ASD से यानी कि ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्ति होता है वो किसी भी काम को या बात को बार बार दोहराता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या सही है? स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल हो। हाँ, किसी में हो सकता है कि उसके अंदर कोई विशेष स्किल हो, उसको सिंगिंग आती हो, डांसिंग आता हो, है ना। भाई जरूर रिपीट जरूर करता है चीज़ों को, भले ही वो अच्छे से संपर्क नहीं कर पाता लोगों से, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता, लेकिन हो सकता है सिंगिंग बहुत अच्छी हो, डांसिंग अच्छी हो, राइटिंग बहुत अच्छी हो, किसी में हो सकता है। लेकिन आपने तो कह दिया सभी लोगों में, इसलिए हम इसको काट रहे हैं। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। क्या है? तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे दिमाग से जुड़ा है, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये। स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है, ऐसा तो नहीं कि केवल वातावरणीय कारकों की वजह से हो। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है? नहीं भैया, ये जो ऑटिज्म है ये
कह सकते हैं कि लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, बताओ क्या समानता है? भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, ये समानता है। या बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना, कि दोनों ने ही चरण बताए हैं। या फिर बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका, कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उनमें संस्कृत की भूमिका। ये इस स्टेटमेंट की बात सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की करते हैं कि बच्चों की जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं वो संस्कृत, उनमें संस्कृत का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा सभ्यता और संस्कृत से बेहतर सीखता है। इसकी बात सिर्फ संस्कृत वाइगोत्स्की करेंगे। इसमें दोनों की बात हो रही, प्याजे और वाइगोत्स्की में समानता ये है कि दोनों ही बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा तभी बेहतर सीखता है जब वो अपने काम में खुद इन्वॉल्व हो, खुद इंगेज होगा अपनी लर्निंग में, तो वो बेहतर सीख पाएगा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है टीचर्स को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। आपकी क्लास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरीके के बच्चे, हर सभ्यता संस्कृत के बच्चे, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे भी हैं, सबका सम्मान करो और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के हिसाब से अपने शिक्षण को समायोजित भी करो। जो बच्चा जैसा सीखने वाला है उसके हिसाब से आपकी जो टीचिंग स्टाइल है, जो टीचिंग मेथड है, जो सिलेबस है, उसमें बदलाव भी करो। कोई बच्चा जैसा सीखने वाला उसको वैसा सिखाओ, क्योंकि हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है, योग्यता, क्षमता, रुचि अलग अलग होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ये सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। अरे भैया पूरा गलत कर दिया। यहाँ तक बात ठीक कह रहे थे कि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनको पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग बना रहे, समूह कार्य बना रहे। इससे हम बचेंगे नहीं, ये काम हम कराएंगे, बचेंगे नहीं। तो इसलिए ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आगे आपके सामने कहता है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? यानी कि बच्चों ने जो खुद सीख लिया अब वो दूसरों को सिखाएंगे, है ना। हम लोग नहीं कभी कभी क्लास में करते थे, टीचर कह देते थे कि ये सवाल तुम्हें आता है? हाँ सर हमें आता है। ठीक है, तुमको नहीं आता? नहीं सर हमसे नहीं लग रहा, चलो इसको ये सवाल बताओ। तो हम लोग मान लीजिए जो लोग भी क्लास में जिसको सवाल आ गया, जिसको नहीं आ रहा, तो वो उसको सिखा रहा है कि देखो ये ऐसे 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 लगेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यारे दोस्तों पारस्परिक शिक्षण। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, चलिए एक एक समझ लो। अनुबंधन अधिगम क्या होता है? कंडीशनड लर्निंग क्या होती है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति दो घटनाओं को जोड़ करके सीखता है, उसे कहते हैं अनुबंधन अधिगम। रट करके सीखना, ये तो केवल याद करने की ही प्रक्रिया है जिसमें गहराई से समझना या दूसरों को सिखाना शामिल ही नहीं होता। रट्टा मार लो, बात खत्म। व्याख्यात्मक शिक्षण, एक्सपोजिटरी टीचिंग की अगर बात करें, इसमें टीचर ही मेन रोल में होता है। छात्र यहाँ पे एक्टिव रूप से दूसरों को नहीं सिखाते। ठीक है, कहाँ सिखाते हैं? पारस्परिक शिक्षण में। ठीक है, ये एक सहयोगात्मक अधिगम विधि है जिसमें छात्र एक दूसरे को पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। कहता है एशियाई संस्कृतियों में, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, मान लो यहाँ पे भारत को ध्यान में रखकर आंसर करना। ठीक है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, हमारा भारत किस पर जोर देता है? सामाजिक सद्भावना पर जोर देता है। भैया लड़ाई झगड़े से बचो, एक दूसरे से टकराव से बचो, शांति बनाए रखो। ठीक है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करता है। देखो गुस्सा करना ठीक नहीं होता है ना, क्रोध ना करो, बिल्कुल सही बात है। शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। जी बिल्कुल, आज भी हमारे समाज में, हमारे भारत में, गांव में जो बहुएं होती हैं घूंघट में रहती हैं, है ना, और तेज आवाज़ में नहीं बोलती, और जैसे एक दूसरे का सम्मान करती हैं, बड़ों का सम्मान करती हैं। हम लोग बड़ों का सम्मान करते हैं हमारे, और हमसे जो बड़े हैं उनके सामने हम उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते, हमारे अंदर एक शर्म होती है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हमारे भारत में देखने को मिलती है। जितने भी एशियाई संस्कृतियों की बात हो रही है उसमें हमारा भारत भी शामिल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भावनाएं सीखने में हेल्प करती हैं। भाई हमारे अंदर उत्साह, जिज्ञासा, प्रेरणा, ये सभी सीखने को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है।
ए सही है और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो फिर लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न कहता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। बच्चे वयस्कों से, बड़ों से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे सिर्फ वयस्कों पर निर्भर ही रहें, ये तो गलत बात है। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, किसने कह दिया। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी बात गलत है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से बड़ों से भिन्न होती है। कैसे सर गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। मान लीजिए जैसे एक छोटे बच्चे के सामने आप क्या करो, दो समान गिलास, मान लो 2 समान गिलास ले लो। ठीक है, 2 समान गिलास में बराबर बराबर पानी भर दो। ठीक है, बच्चों से पूछो कि इसमें पानी किसमें कम ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा दोनों में बराबर पानी है, क्योंकि आपने दोनों समान एक जैसी आकृति के सेम गिलास रखे हैं। ठीक है, तो बच्चा कहेगा दोनों में पानी कैसा है, बराबर है। अब आप क्या करो, एक गिलास का पानी एक जो है एक पतला गिलास ले लो, ऊंचा गिलास ले लो, उसमें डाल दो। अब बच्चे से पूछो पानी किसमें ज़्यादा है, तो पानी कहेगा ये जो ऊंचे वाला गिलास है ना, इसमें पानी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि ऊंचाई का मतलब मात्रा ज़्यादा होना है। लेकिन वयस्क तो यहाँ पे जानते हैं, लेकिन वयस्क यहाँ पे जान रहा है कि मात्रा तो बदले ही नहीं, सिर्फ बर्तन ही तो बदला है। यही यहाँ पे दिखा रहा है कि बच्चे की सोच और वयस्क की सोच में गुणात्मक अंतर होता है। बच्चा यहाँ पे जो संरक्षण का गुण है, जो कंजर्वेशन का गुण है, वो उसकी समझ नहीं रखता है। ये क्षमता बाद में डेवलप होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, कौन सा एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि जहां पे हम गहराई से समझते हैं, उसके कारण तक जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उनके बीच रिलेशंस क्या है ना। इसमें बच्चा सिर्फ फैक्ट याद नहीं रखता, विश्लेषणात्मक चिंतन में सिर्फ फैक्ट की बात नहीं करता, यहाँ बच्चा सोचता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है। भारत की राजधानी दिल्ली, सिंपल आंसर है, ये तो फैक्ट बेस्ड हो गया। ठीक है, ये चिंतन को, ये विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। भारत में कितने राज्य हैं, फैक्ट बेस्ड आंसर हो गया। इसमें विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा नहीं मिलता। भारत की कुल जनसंख्या कितनी, रटा रटाया आंसर बच्चा बता देगा। ठीक है, ये क्या है, ये फैक्ट बेस्ड आंसर हो गया। इसमें विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, यहाँ बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, यहाँ बच्चा क्या करेगा, यहाँ बच्चा सोचने पर मजबूर होगा और उसके अंदर विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें बच्चा सोचेगा कि यार जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, सामाजिक कारण क्या हैं, आर्थिक कारण क्या हैं, शैक्षिक कारण क्या हैं, सांस्कृतिक कारण क्या हैं, वो इन सब पर विचार करेगा। यही तो विश्लेषणात्मक सोच है। ऑप्शन 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, समावेशी कक्षाओं में क्या है, हम सबको एक समान मानते हैं, हमारे सब बराबर हैं। समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, ये तो गलत बात है भाई। समावेशी कक्षा में क्या है कि हर बच्चे की ज़रूरत, उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि अलग अलग होती है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हम कि हर बच्चा एक ही दर से एक ही समय में सीखेगा, ये तो गलत बात है। ठीक है, समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाए, कि आप उनके लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश कर रहे हो और आपने पहले कह दिया कि विशेष बच्चे, यहाँ पे सब बच्चे समान हैं हमारे लिए, कोई विशेष नहीं है, सब समान है। ठीक है, तो सबको समानता का महत्व दिया जाता है, गलत है। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। कैसे निर्देश दिए जाते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस अगर आप देंगे तो बच्चों के अंदर एक हीन भावना आ जाएगी कि देखो ये प्रतिभाशाली हैं, इनको अलग काम मिल रहा है, हम कमज़ोर हैं, हमको अलग निर्देश दिए जा रहे हैं, तो ये भी बच्चों के अंदर एक हीन भावना पैदा करेगा। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है, कि बच्चों के अंदर हर तरह की विभिन्नता दूर हो, यही समावेशी शिक्षा कहती है। आज का लास्ट प्रश्न, और क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। बात बहुत अच्छी है कि हम बच्चों को प्रयोग करने के बहुत सारे अवसर दें,
और उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। एग्जाम्पल्स दे करके, बिना एग्जाम्पल्स के भी हम नॉन एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी बच्चों को चीज़ें समझानी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का, जो बच्चों के अंदर जो गलत जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनसे निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका ये है कि आप अपोजिट एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखो। कैसा एग्जाम्पल? कुछ अपोजिट भी एग्जाम्पल रखो। जैसे ये कह रहा है, मान लीजिए हम क्लास में नाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि उदाहरण और गैर उदाहरण क्या होता है। मान लीजिए हम क्लास में नाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा, ठीक है। हमने बच्चों को उदाहरण दिया। पहले हम बच्चों को क्या करेंगे? पहले हम बच्चों को उदाहरण देंगे। उदाहरण में क्या देंगे? हमने कहा बेटा राम, समझिएगा, राम, किताब, ठीक, स्कूल, ये सब संज्ञा हैं। हमने उदाहरण दे दिया, हमने बच्चों से कह दिया ये सब क्या हैं? ये संज्ञा हैं बेटा। अब हम बच्चों से पूछ रहे हैं, अब हम बच्चों को बताएंगे गैर उदाहरण, ठीक है। हमने बच्चों से पूछ लिया दौड़ना क्या है, तो बच्चा कह देगा संज्ञा। नहीं, अब हम उसको यहाँ पे समझाएंगे, हम उनको गैर उदाहरण देंगे। क्या करेंगे? गैर उदाहरण, ठीक है, जो उस टॉपिक के अपोजिट हैं। गैर उदाहरण हम कहेंगे बेटा जैसे लिखा है जल्दी, ठीक है, लिखा है सुंदर, ठीक है, या लिखा है दौड़ना, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये क्रिया या विशेषण हैं, ये संज्ञा नहीं हैं। तो ये हम उनको गैर उदाहरण दे रहे हैं, ये हम उसके जो उदाहरण है उसके अपोजिट भी समझा रहे हैं। तो यहाँ से बच्चा समझेगा, ठीक है। ये इससे बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और